ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग में, जो नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत है। और यह नित्य प्रस्तुत होते हैं 5 भागों में। इसके पहले भाग का लघु रूप अलग से प्रस्तुत किया जाता रहता है, जो आपके सुझाव के अनुरूप है। इस डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं इसमें वह दैनिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है। और यह प्रस्तुति आप तक को यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो गुरुजनों को आज नमन करते हुए, विशेष नमन करते हुए, क्योंकि आज का दिन गुरु का है, जिनके मार्ग जिनके मार्गदर्शन में हमने विभिन्न ऑकल्ट साइंसेस के जो आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं, वो उन विषयों पर हमने शिक्षा ग्रहण की और साथ ही साथ पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किया। और अभी फेस रीडिंग पर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ बताते चले कि आपके ही गुरुजनों के आशीष और आपके शुभेच्छा के कारण हमने अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन पर से आजीवन सदस्यता पाई। और ऑफिस हमारा पटना के खेतवईपुर स्थित ऑफिस है, जो शॉप से एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और आईएसओ 9001 सर्टिफाइड है क्यूआर द्वारा। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग की तरफ जैसे ही हम चल मुड़ते हैं तो हमारा ध्यान अनायास ही शुभ और अशुभ मोड़ पर जाता है और हम वहीं तक सीमित हो जाते हैं, जबकि पंचांग उससे कहीं बढ़कर है। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो इस प्रकार पंचांग के अहम भूमिका के को देखते हुए आइए चले पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो चलते हैं पंचांग के पहले भाग में। पहले भाग में आपका स्वागत है पंचांग का। और दिनांक 26 जून 2025, माह आषाढ़, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व शुभ, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5 बजे सूर्योदय 5 बजे, सूर्यास्त 6:44 पर, दिशा शूल सनराइज 5 AM, सनसेट एट 6:44 PM। दिशा शूल आज का दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा करें, यात्रा में शुभता है। पंचांग के पांचों अंक: वार गुरुवार, तिथि अपराह्न 1:24 तक प्रतिपदा, उसके बाद द्वितीया, नक्षत्र प्रातः 8:40 तक आद्रा, उसके बाद पुनर्वसु, योग देर रात्रि 11:40 तक ध्रुव, उसके बाद व्याघात, और करण दिन के 1:24 तक भव, तत्पश्चात देर रात्रि, मध्य रात्रि 0:17 तक बालव, और फिर कौलव। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन कर देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है। तो जब तक प्रतिपदा शुक्ल पक्ष का है तब तक शमशान में है भोलेनाथ।
जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद द्वितीया जब तक होता है तो माँ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद है, शुभ है। तो चलते हैं, जय भोलेनाथ। चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त की ओर। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त 11:25 से 12:20 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 8:46 से कल सुबह तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:05 तक। गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:04 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 0:13 तक। यहाँ यह बताते चले कि रात्रि में पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 1:35 से 3:18 तक। गुलित काल प्रातः 8:26 से 10:09 तक। यमगंड प्रातः 5 बजे से 6:43 प्रातः तक ही। वर्ज मुहूर्त रात्रि 8:24 से 9:34 रात्रि तक। तो ये रहे पंचांग के महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो चंद्रदेव और बृहस्पति देव अस्त चल रहे हैं। आज चंद्रमा का गोचर ही है, जब वे मिथुन राशि से अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी राशि में आने के कारण जो राशि परिवर्तन है वो समाप्त होगा। साथ ही साथ आज चंद्रदेव की अस्त की अवधि संध्या में समाप्त हो जाएगी, जो हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। और अगर हम इस तरह से राशि को, ग्रहों की राशि को देखें तो पूर्वोत्तर राशियों में ही ग्रह हैं। मित चंद्रमा मिथुन राशि से कर्क में जाएंगे, शेष ग्रह अपनी पूर्वोत्तर राशियों में। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह हैं। बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, उसके बाद सूर्य की राशि में है। और इस प्रकार शुक्र को छोड़कर शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। चंद्रमा बुध का राशि परिवर्तन है। और नक्षत्र के अनुसार यदि दिन को देखें, ग्रहों का संबंध देखें, तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। और ये 2 ग्रह क्रमशः शुक्रदेव और शनिदेव। चंद्र मंगल बुध ऐसे 3 ग्रह हैं जो कि स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। बृहस्पति और राहु आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में राहु, राहु के नक्षत्र में बृहस्पति। इस प्रकार राहु देव सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं आज के लिए, क्योंकि राहु देव के नक्षत्र में 3 3 ग्रह हैं। उसके बाद शनि देव के नक्षत्र में बनते हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह हैं, चंद्र मंगल को बुध को छोड़कर, जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। तो ये रहे हमारे पंचांग के, दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। ग्रहों का जो गोचर है वह 29 जून को 14:17 पर मेष राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। बृहस्पति देव वो 9 जुलाई तक अस्त है। और चंद्रदेव आज रात्रि 19:56 यानी आज 7:56 तक अस्त रहेंगे। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। अब हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो चंद्रमा जिस गोचर में प्रवेश कुंडली में रहते हैं, और चंद्रमा जिस गोचर में, जिस नक्षत्र में, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उनके नक्षत्र के स्वामी के समूह के स्वामी के साथ कैसा संबंध होगा, यह देखते हैं। और उसी से आज का दिन का फल निकालते हैं। इस पद्धति को तारा बल कहते हैं, और यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तारा बल चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में है। जब चंद्रमा से हम देखते हैं और जातक के पूरे जीवन काल के बारे में जब देखते हैं, तो वह नव तारा चक्र कहलाता है। और यही वजह है नव तारा चक्र पर हमने एक विशेष वीडियो भी डाला है, और आपके अनुरोध पर उस पर जो प्रैक्टिकल वीडियो है वह भी डाला है, जरूर देखें आपको उसमें। और चूंकि च- चंद्रमा जब जिस नक्षत्र में होता है, उससे नवतारा चक्र पद्धति से हम यह देख सकते हैं कि हमारे दशा महादशा का अंतर्दशा का फल कैसा होगा।
भविष्य में पूरे जीवन काल का भी आप आकलन कर सकते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में ग्रह यदि मजबूत स्थिति में है तो क्यों फल नहीं दे रहे हैं, इसके लिए भी नवतारा चक्र उपयोगी हो सकता है। और आप पहचान कर सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभ अवस्था में रहते हुए भी शुभ फल नहीं दे रहे हैं। साथ अंत में, आप हमारे जीवन में बहुत से व्यक्तियों से संपर्क होता है, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या कार्यालय में हो। तो वैसी स्थिति में हम अपने नक्षत्र को और उसके नक्षत्र से मिलाते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और वह शुभ फलदायी है तो ठीक, नहीं शुभ फलदायी है तो सावधान रहने की जरूरत है। व्यवसाय में अगर पार्टनर हम ढूंढ रहे हैं तो, या विवाह में, तो वह वहां भी नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही मेहनत ये होता है, फलदायी होता है, तो ये सटीक फल देता है। और यही वजह है कि इन सब के मद्देनजर हमने अब जो प्रस्तुति की है नवतारा चक्र पर, उसमें भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली डालकर उस पर विवेचना की। तो जरूर देखिए नवतारा चक्र पर अद्भुत पद्धति। संक्षेप में बता दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और ग्रह अपना फल नहीं देते, बल्कि ग्रह अपने नक्षत्रों के अनुसार फल देते हैं। तो 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, इन्हें इनका स्वामित्व तो कैसे, इनको किससे मिलाया जाए, इसके लिए 27 नक्षत्रों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया। 9 नक्षत्र के समूहों को, 1 से 9 तक एक समूह, 10 से 18 तक दूसरा समूह, और 19वां से 27वां तक तीसरा समूह। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, केतु पहले, उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य, फिर शनि, फिर मंगल, और उसके बाद राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। इस प्रकार बुध, इस प्रकार सभी सातों ग्रह को महादशा के क्रम में रखा गया। अब ग्रहों को पहला जो है ग्रह केतु देव जैसे हुए, तो हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ उसका स्वामित्व केतु देव को दिया गया, पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र। उसी तरह से दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र के समूह के स्वामित्व शुक्र देव को दिया गया। तृतीय तृतीय तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव बने। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र के स्वामी बुध देव बने, जो कि बुध ग्रह को ये दिया गया। फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। हमारे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी जो बनते हैं, वहीं से गणना आरंभ की जाती है। और पहला जो ग्रह होते हैं, यानी जिस नक्षत्र में चंद्रमा है, उनके नक्षत्र स्वामी जो होते हैं वे मिश्रित फल देते हैं, शुभ फल भी और अशुभ फल का मिश्रित देते हैं। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह शुभ फलदायी होते हैं और वे शुभ फल देते हैं। तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो होते हैं वे बहुत ही पीड़ादायक होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। तो जरूर इसको देखिए, नवतारा चक्र पर अद्भुत पद्धति। और यह देखकर हम किसी भी जातक के बारे में कैसा संबंध होगा, हमारे कैसे दिन होंगे, बुरे दिन होंगे तो चैलेंजेस स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अच्छे दिन होंगे तो उस दरमियान हमें सारे अच्छे काम कर लेना चाहिए। तो ये रहा नवतारा चक्र पद्धति पर स्पेशल प्रस्तुति। अब हम आपको ले चलते हैं चंद्रमा के गोचर का प्रभाव। चंद्रमा 8:40 तक सुबह तक आद्रा में रहेंगे। उसके बाद वे पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र इधर है। तो अगर हम देखें, किसी भी नक्षत्र को पकड़े कि जातक का जन्म मान लीजिए मृगशिरा, चित्रा या स्वाति शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, तो वैसे जातक को यदि हम यहां से पकड़ते हैं, यदि किसी का जन्म आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, तो वैसे जातक का पहला पक्ष जो होगा, यानी 8:40 तक जन्म नक्षत्र में शुभ और मिश्रित फल दोनों होंगे, और उसके बाद संपत होंगे। तो इस तरह से हम हर व्यक्ति अपना अपना नक्षत्र का देख सकता है कि आज का दिन कैसा होगा, और इसी क्रम में हम अन्य ग्रहों को भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज की प्रस्तुति इतनी ही। हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। अभी तक हमने देखा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनका फल कैसा होगा। अब देखिए नक्षत्र चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल देगा। तो यह राशि का फल हम इस प्रकार निकालते हैं कि यदि चंद्रमा
चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार, हाँ, एक, जब हमारा कोई ऐसा मुहूर्त फंसता है जो आज के जिस दिन कार्य करने हैं उस दिन जन विपद प्रत्यय या नैधर्य में जाता है, तो पीड़ादायक हो सकता है, अशुभता होती कुछ हो सकती है। इसलिए उसका उपाय के लिए हमें सब सलाह पूछा गया था, मैं हमसे ये कहा गया था, सर सुझाव दिया गया था कि वो उसका भी उपाय बताएं। तो आपको अपुष्ट कंफर्म नहीं है, फिर भी बता रहे हैं कि यदि जन्म नक्षत्र में आपका ये पड़ता है नवतारा चक्र, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत्त में पड़ता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरी का करता है तो नमक का दान करें, नैधन्य होते हैं तो त्याज मुहूर्त करें, मजबूरी में अगर बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। फिर भी यहाँ पर हम यह बताना चाहेंगे कि यह कंफर्म नहीं है, यह अपुष्ट है, यह प्रमाणित नहीं है। तो इन शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा आज 1:39 दिन में गोचर करेंगे, जब वे मिथुन राशि से मिथुन राशि से वे कर्क राशि में आएंगे। इसलिए आज गोचर है, और जब गोचर है तो आप देखेंगे कि राशि के अनुसार, याद यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे कि प्रतिफल अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें, लग्न से नहीं, क्योंकि चंद्रमा का ही फल है। तो आज जब तक चंद्रमा मिथुन राशि में है तब तक मेष राशि वाले के लिए, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि के लिए दिन उत्तमता के संकेत है। शेष राशि वालों के लिए दिन उतने अच्छे नहीं हो सकते, ऐसा संकेत मिल रहा है। साथ साथ उसके बाद यदि देखें, चंद्रमा जब कर्क राशि में आते हैं प्रातः 8 बज 1 बजे, अपराह्न 1:39 के बाद, तो चंद्रमा कर्क राशि में आते हैं तो वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वाले के लिए दिन उत्तमता के संकेत है। और इस प्रकार आज के दिन का शुभता के संकेत हमने बताया। शेष राशि वाले सावधान रहें, वाहन चलाते समय, वाद विवाद, बात वार्ता करते समय पर सावधान रहें, इसका ध्यान दें, ताकि उनके दिन, आज के दिन में पूरी शुभता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम ले चलते हैं आपको दूसरे चौथे भाग में, जो कि चौघड़िया ज्योतिष पर है। चौघड़िया ज्योतिष शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है, और यह शुभ और अशुभ मुहूर्त किसी भी कार्य को करने के लिए किया जाता है। पहले ही बार शुरू जो भी काम को कर रहे हैं उसकी में भी इसकी उपयोगिता है। यदि कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे या नहीं देख पाया, तो कम से कम चौघड़िया मुहूर्त देखने की सलाह उसे दी जाती है। चौघड़िया ज्योतिष बहुत ही उपयोगी है, और इसीलिए इसके उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग अलग वीडियो डाला है, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में और चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में। जरूर देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। संक्षेप में बता दें कि कुल साल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं, दिन में 8 चौघड़िया, रात के, और 8 चौघड़िया में सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण होता है। 8वां चौघड़िया जो पहला चौघड़िया हुआ करता है वही चौघड़िया उसी चौघड़िया के पुनरावृत्ति। तो पहला चौघड़िया जो भी होता है वही 8वां चौघड़िया हुआ करता है, और साप्ताहिक 7 दिनों से संबंध उसका है, चूंकि उसी के अनुसार चौघड़िया के नामकरण हुए हैं। अब सातों जो दिन होते हैं उनके स्वामी 7 ग्रह होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध ग्रहों से बन गया, और सातों दिन में विशेष ग्रह विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हुआ करते हैं, सामर्थ्य होते हैं, इसलिए उन्हें प्रत्येक चौघड़िया, सातों चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयोग, और इसलिए ये विशेष चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। और जब चौघड़िया का उपयोग करें तो यह हम सुनिश्चित करें कि दिन के चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकते हैं, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वे उनसे आग्रह, आप सबों से आग्रह है कि उन जो जो भी अशुभता से यदि व्याप्त स्थिति हो, चौघड़िया हो, उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि शुभता नहीं बढ़ती है, शुभता फल का नहीं मिलता, अशुभता ज्यादा होती है।
तो आज का चौघड़िया हम देखते हैं, आज का चौघड़िया से क्या संबंध है। आज चूंकि दिन बुधवार बृहस्पतिवार है, इसलिए शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और शुभ चौघड़िया से ही दिन समाप्त हो रहा है। और दिन के लगातार 1:35 से सूर्यास्त तक क्रमशः राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित है। और रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो 11:53 से 1:10 तक है, वह भी काल रात्रि से ग्रसित है, इसका परित्याग करना चाहिए। और शेष चौघड़िया का प्रयोग कर सकते हैं आप अपनी शुभता के लिए, अपनी उपयोगिता के लिए उपयोग को देखते हुए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम पड़ाव में चलते हैं। यह है अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहेगा। अंक ज्योतिष में देखने के लिए, क्योंकि अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं, और अंक हमें जब भी कोई अधिक अंक होते हैं या कम अंक किसी में होते हैं, तो उनका जो उसका जो प्रभाव है, शुभ और अशुभ प्रभाव, ये हमारे परिणाम पे पड़ता है। साथ ही साथ नाम ही एक ऐसा उपाय है जिसका उपाय करके, क्योंकि जन्म तिथि का जब भी हमें गलत परिणाम दे रहे हैं, अशुभता आ रही है, तो उसका उपाय एक ही है, नाम का ठीक होना। और नाम को ठीक होने के लिए अंक ज्योतिष में पहले तो एकल अंक पर सभी अंक हम काम करते हैं। जन्म तिथि के इर्द गिर्द भी अंक ज्योतिष घूमता है। और साथ ही साथ अंक ज्योतिष वो जन्म से जो घूमता है, तो उसके लिए उनके अंकों को हम एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। और हर एकल अंक का जो स्वामी होता है, वह एक कोई ना कोई ग्रह होता है। शून्य का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अनिश्चितता को वो दिखाता है, अनसर्टिनिटी को दिखाता है। और 1 और 9 के बीच में 5 अंक ऐसा होता है जो मध्यम अंक है, बैलेंस अंक है, सभी अंकों के साथ उसकी तालमेल बहुत अच्छी हो। जब भी नाम हमें ये करना है, तो नाम में हमने कहा कि ग्रहों का हर अंकों का स्वामी एक एक कोई ना कोई ग्रह होते हैं। और ये ग्रह ही हमारे, अगर कोई कम अंक है, हमारे कोई अंक मिसिंग है, नहीं है हमारे जन्म तिथि में, तो उन ग्रहों का जो एनर्जी है, ऊर्जा हमारे पास नहीं मिलती है, उसका फल नहीं मिलता है। और यदि कोई अधिक मात्रा में है, तो उसका कुप्रभाव भी उस ग्रह का झेलना पड़ता है। और अंक ज्योतिषी का यही काम है कि अंक को, जो अंक अशुद्ध असंतुलित अंक है, उनको पहचान कर संतुलित करने की व्यवस्था करें। तो अंक ज्योतिष में जब हमारी जन्म तिथि वो ईश्वर से मिल जाता है, तो फिर हम नाम अपना परिवर्तित करते हैं, और नाम जब हम जोड़ते हैं अपने के साथ, तब हमारा उसका भी जो ऊर्जा है वो हमें मिलता है। वह शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। तो अंकों का जो अक्षरीय मूल्य होता है, अंकों को जो है, अंकों अक्षरों को अंक में परिवर्तित करते हैं, उनके अक्षरीय मूल्य को अंक, अक्षरीय अक्षरों का अंकीय मूल्य जो होता है, उनसे परिवर्तित कर हम अंक ज्योतिष उन शब्द को अंकों में बदलते हैं, फिर जोड़ करते हैं, एक अंक बना देते हैं, और तब हम उसका फलित करते हैं। ये रहे हमारे छोटी सी परिचय। आज का तिथि अगर देखें तो 26 तारीख है, 26 जून 2025। आज का मूलांक जो बनता है 8 बनता है, भाग्यांक 5 बनता है। और 8 और 5 का संबंध मित्रता का होता है। 5 का अंक किसी भी अंक के साथ अच्छे संबंध होते हैं। तो 5 अंक का अगर देखें, आज जो आज भाग्यांक है या कंडक्टर है, उसका विभिन्न मूलांक वालों के साथ कैसा दिन है। तो आज देखें तो 4 मूलांक वाले जिनका जन्म 4, 3, 13, 22, 31 को हुआ है, या 8 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 8, 17, 26 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 और ये अंक आपस में अति मित्र। शेष 1 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 1, 10, 20, 28 को हुआ है, या 2, 11, 20, 29 को हुआ है, 3, 11, 30 को हुआ, 21, 30 को हुआ, जिनका मूलांक 3 बनता है। 5 मूलांक वाले 5, 14, 23 जिनका जन्म तिथि है। 6 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 6, 15, 24 को हुआ है। 7 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 7, 16, 25 को हुआ है, इनके साथ मित्रता का संबंध है 5 का, और इसलिए इनके दिन जो होंगे उत्तम होंगे। 9 मूलांक वाले के साथ तटस्थता का संबंध है, इसलिए इनका दिन सामान्य होगा। तो 5 अंक का सभी अंकों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे संबंध हैं, इसलिए आज सभी के लिए अच्छे
समाज अच्छे दिन होने की संभावना। हम आपको बताते चले कि आपका अगर किसी भी माह में जन्म हुआ हुआ है, आज भी अगर 26 तारीख को जन्म हुआ है, तो आपके लिए विशेष प्रस्तुति अलग से पोस्ट की गई है। जरूर देखें, लाभान्वित हो और साझा करें अपने मित्रों के साथ। तो इसके साथ हम आप प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार हम इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। साथ ही साथ आप सबों से अनुरोध है कि जो हमारे पुराने और नए सब्सक्राइबर हैं, कि साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि पंचांग का अनुसरण करके वे भी अपने शुभता ला सकें, अंक ज्योतिष का उपाय कर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें, और उनके जीवन में शुभता ही शुभता हो। उचित चौघड़िया मोड़ देखकर शुभ कार्यों को में शुभता लाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। एक बार पुनः आपसे आपको शुभकामना देते हुए, जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु।